गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई ने रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस रिलीज़ की है 2023-2024 पीरियड के लिए। और इसमें कहा गया है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल डिजिटल रेवोल्यूशन को लीड कर रहा है। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि इंडिया जो है वो बायोमेट्रिक बेस्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में, जो कि आधार है, उसमें रैंक 1 पर है। रियल टाइम पेमेंट्स वॉल्यूम में भी नंबर 1 पर है। टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स में नंबर 2 पर है। और स्टार्टअप इकोसिस्टम में नंबर 3 पर पहुंच चुका है। तो डिजिटल करेंसी अरेना में भी आरबीआई जो है वो फोरफ्रंट पर है, क्योंकि ई रूपी का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो आरबीआई चला रहा है, जो कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। फिनटेक्स जो है वो बैंक्स के साथ और एनबीएफसीज के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं, और ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म भी बन रही है वो डिजिटल क्रेडिट फैसिलिटेट करने का। तो सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? अगर हम देखें तो नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग एमर्ज हो रही है। मतलब कि आपका जो इवन लोन्स होते हैं रिटेल सेगमेंट में, वो भी ऑनलाइन पेमेंट्स के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इवन जो क्रेडिट असेसमेंट करनी होती है वो भी ऑनलाइन मॉडल्स के थ्रू ही की जा रही है। और अगर हम देखें डिजिटाइजेशन से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज बढ़ेगा। फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम जो है वो उससे बेनिफिशरीज़ को कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में जो है वो बेनिफिट्स ट्रांसफ़र हो सकेंगे। ई कॉमर्स बूस्ट होगा। ठीक है। तो आरबीआई ने इवन रिसेंटली प्रोजेक्ट नेक्सस भी ज्वाइन किया है, जिसमें कि क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स जो है वो इंटरलिंक करके फास्ट पेमेंट सिस्टम्स जो डोमेस्टिक हैं उनको इंटरलिंक करके फैसिलिटेट किए जाएंगी, जिसमें कि मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड अभी जो है वो मेंबर्स हैं। बट कुछ चैलेंजेस भी हैं। कैसे चैलेंजेस? जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्रिवेसी, डेटा बायस, वेंडर या थर्ड पार्टी रिस्क। फिर कुछ फ्रॉडुलेंट ऐप्स भी आ जाती हैं ऐसी, जो मिस सेलिंग करती हैं डार्क पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हुए। तो डिजिटलाइजेशन जो है वो ह्यूमन रिसोर्स चैलेंजेस को भी जो है वो दिखा रही है कि धीरे धीरे जो है वो उससे जॉब लॉसेस भी हो सकते हैं फाइनेंस सेक्टर में। तो अगर हम देखें रेमिटेंसेस के बारे में, तो ये रिपोर्ट कह रही है कि ग्लोबल रेमिटेंसेस 857.3 बिलियन डॉलर्स के थे, जिसमें कि इंडिया के अकेले ही, इंडिया जो फर्स्ट नंबर पर था रिसीवर में, तो 115 बिलियन इंडिया को ही रिसीव हुए हैं। कॉस्ट ऑफ सेंडिंग रेमिटेंसेस जो है वो ग्लोबली डिक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन। ठीक है। और 2021 में अगर हम देखें, मोर देन हाफ ऑफ इंडिया की जो रेमिटेंसेज थी वो गल्फ कंट्रीज से ही थी। और आने वाले टाइम में कहा जा रहा है इंडिया जो है वर्ल्ड लीडिंग सप्लायर ऑफ लेबर बनने वाला है। तो उसकी वजह से जो है रेमिटेंसेज इंक्रीज होकर 160 बिलियन तक पहुंच जाएंगी 2029 में। वे फॉरवर्ड क्या बताया गया है इसका? ऑफ कोर्स कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को फोर्टिफाई किया जाए, ताकि पर्सनल डेटा जो है वो डिजिटल लैंडस्केप में प्रोटेक्ट किया जा सके। फिर इफेक्टिव रेगुलेशन और इनोवेशन दोनों को बैलेंस बनाकर रखो। अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो रेगुलेशन करोगे तो इनोवेशन मर जाएगी, बहुत ज़्यादा इनोवेशन आप फोकस रखोगे तो रेगुलेशन नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट। टॉपिक इकोनॉमी सोशल इश्यूज़ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो कि एक फाउंडर मेंबर है आईएलओ का, वो एक कंप्लेंट रेज करने वाला है यूएन एजेंसी के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 निकाली है। अब इसमें क्या मुद्दा है वो भी हम देखेंगे। पहले हम समझते हैं आईएलओ क्या है। आईएलओ 1919 में बनाया गया था ट्रीटी ऑफ वर्साई के अंडर, वर्ल्ड वॉर 1 में के टाइम पर, जब आपका लीग ऑफ नेशंस होता था। ठीक है। उसी के बाद 1946 में वो ट्रांसफ़र होके यूनाइटेड नेशंस के अंडर आ गया। आईएलओ क्या कर रहा है? सोशल जस्टिस और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज ह्यूमन और लेबर राइट्स को प्रोटेक्ट प्रमोट कर रहा है। जिनीवा में इसका हेडक्वार्टर है। अगर हम देखें इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, थर्ड रिपोर्ट है ये, जो कि इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ऑन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ ने आईएलओ के साथ मिलकर रिलीज़ की है। और इंडिया में जो है यूथ एम्प्लॉयमेंट की जो चैलेंजेस हैं उनको एग्जामिन किया गया है, खासकर इकोनॉमिक, लेबर मार्केट, एजुकेशनल या स्किल सिनारियोज़ के कंटेक्स्ट में। और जो इंडियन लेबर मार्केट में रीसेंट ट्रेंड्स हैं उनको रिपोर्ट हाईलाइट कर रही है। अब अगर हम रिपोर्ट्स के हाइलाइट्स देखें, तो इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि डेटा जो है वो नेशनल सैम्पल सर्वेस और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्विस से लिया गया है। तो फीमेल लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन रेट जो है वो एकदम 2019 के बाद बढ़ना शुरू हुआ है, इवन खासकर रूरल एरियाज़ में भी। और सिग्निफिकेंट फीचर क्या है इंडियन लेबर मार्केट का, कि स्लो और स्टडी ट्रांजिशन हो रहा है वर्कफोर्स का एग्रीकल्चर से जो है वो नॉन फार्म सेक्टर्स की तरफ। नियरली 82% जो वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में एंगेज्ड है, और 90% जो है वो इनफॉर्मली एम्प्लॉयड है। इंडिया जो है उसका माइग्रेशन रेट 40% रहने वाला है 2030 में, और अर्बन पॉपुलेशन लगभग 607 मिलियन पहुंचने वाली है।
अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है इस रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 3 गुना बढ़ी है, 5.7% से होकर अब 17.5% पहुंची है, लेकिन 2022 में वो डिक्रीज़ होना शुरू हुई है। हर साल 7 to 8 मिलियन यूथ ऐड हो रहे हैं लेबर फोर्स में। रिपोर्ट हाईलाइट कर रही है कि 5 पॉलिसी एरियाज़ पर इंडिया को फोकस करना चाहिए: जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी, लेबर मार्केट इनइक्वालिटीज़ को एड्रेस करना, स्किल्स को स्ट्रेंथन करना, और नॉलेज डेफिसिट्स जो लेबर मार्केट पैटर्न्स और यूथ एम्प्लॉयमेंट में है उनको ब्रिज करना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि जो आईएलओ ने जो मॉडल अडॉप्ट किया है वो अनसूटेबल है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया के जो ओन असेसमेंट और मॉडल्स हैं या डेटा है वो ज़्यादा एक्यूरेट पिक्चर दिखा रहे हैं। आईएलओ ने जो इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ मिलकर ये रिपोर्ट प्रिपेयर की है उसमें कहा है कि 83% जो इंडिया का अनएम्प्लॉयड यूथ के जो अनएम्प्लॉयड है वो यूथ है। ठीक है, तो लेबर मिनिस्ट्री ने कहा है कि आईएलओ का जो डेटा सोर्सेज हैं वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एम्प्लॉयबिलिटी की जो इम्प्रूवमेंट है उसको गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की वजह से जो हो रही हैं उसको फैक्टर ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्वाड या फिर दिल्ली जॉइंस क्वाड ऑन यूक्रेन वॉर। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वाड की मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है अभी टोक्यो में, जिसमें जो चारों कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ की है और कहा है कि आने वाले टाइम में जो इसी साल क्वाड समिट जो है वो इंडिया में की जाएगी। ठीक है, क्वाड क्या कर जो है उन्होंने दोबारा से रिएटरेट किया है क्वाड का जो कोर ऑब्जेक्टिव, एक फ्री ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन, जो कि एक सिग्नल है चाइना की तरफ। ठीक है, क्वाड एक ग्रुपिंग है 4 डेमोक्रेसीज़ की: इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान। और ऑफ कोर्स यही इंडो पैसिफिक को फ्री ओपन रखना ये इनका ऑब्जेक्टिव है। हुआ क्या था कि जब इंडियन ओशन सुनामी आई थी 2005 में, तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस ने एक इनफॉर्मल अलायंस बनाया डिज़ास्टर रिलीफ एफर्ट्स को जो है वो पे कोलैबोरेट करने के लिए। तो 2007 में उस समय के जो शिंजो आबे जी प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, उन्होंने एक आइडिया दिया कि हम एक फॉर्मल ग्रुप बनाते हैं क्वाड का। लेकिन उस टाइम पर चाइनीज़ रेजिस्टेंस हुई, रिलेक्टेंस रही इंडिया की तरफ से भी, उस समय की गवर्नमेंट ने नहीं जो है वो इनिशिएटिव ले पाई, तो उसकी वजह से ये नहीं बन पाया। लेकिन 2017 में जब एशियन समिट हुई तो जितने भी मेंबर्स थे क्वाड के, जो भी मेंबर्स हैं, उन्होंने दोबारा से नेगोशिएशंस को ज्वाइन किया और क्वाड अलायंस को दोबारा से रिवाइव कर दिया। ये क्वाड जो है वो मिनिस्ट्रियल लेवल पर पहुंच गया 2019 में, और मार्च 2021 में पहली बार फर्स्ट टाइम जो है क्वाड लीडर्स की वर्चुअली समिट हुई। और अब जो है वो फिर उसके बाद सितंबर 2021 में फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग हुई क्वाड लीडर्स की यूएस में। और जो है कुछ डाइवर्जेंसेस भी हैं, जैसे कि रिमेनिंग क्वाड मेंबर्स के साथ इंडिया का जो है वो इशू ये रहा है कि वो रशिया के ऊपर जो है वो इंडिया उतना जो है वो इंडिया के अपने बायलैटरल रिलेशंस है जिसको वो अपना मेंटेन करना चाहता है। फिर अभी जो पन्नू असैसिनेशन प्लॉट है उस पर यूएस के साथ जो है वो कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, तो की हाइलाइट्स अगर हम देखें क्वाड मिनिस्ट्रियल मीटिंग की 2024 में जो है वो होनी है, इंडिया उसको होस्ट करेगा, और 2025 को जो है वो में जो है वो यूएस होस्ट करेगा। पार्टिसिपेटिंग लीडर्स ने कंसर्न दिखाया है यूक्रेन वॉर पर ऑफ कोर्स, लेकिन इंडिया ने उसमें जो है वो एक नेशनल स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं बोला है। और क्वाड लीडर्स ने अफर्म किया है कि वो एक स्टेडफास्ट कमिटमेंट रखते हैं फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक पर। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लोक अदालत। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्पेशल लोक अदालत जो है ड्राइव शुरू की है 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस करने के लिए। तो 2 बजे से फर्स्ट 7 बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं वो लोक अदालत में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और जो लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करना शुरू करते हैं। ये इनिशिएटिव 3 अगस्त तक चलने वाला है और इसमें वेरियस केसेस जैसे कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स, लैंड एक्विजिशन कंपनसेशन, सर्विस या लेबर डिस्प्यूट्स जो हैं वो सुने जाते हैं। अगर हम लोक अदालत का बैकग्राउंड देखें तो नालसा जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 के अंडर, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो उसके पैट्रन इन चीफ हैं नालसा के। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है कि फ्री लीगल सर्विसेज देना वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को, और लोक अदालत भी ऑर्गेनाइज करना। और लोक अदालत को बेसिकली अगर हम देखें तो स्टेचुटरी स्टेटस भी मिल चुका है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट के अंडर। तो लोक अदालत का नाम ही आपको समझ आ रहा होगा कि पीपल्स कोर्ट है। तो ये एक तरह से अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है। पार्टी बेस्ड होता है ये, मतलब कि इसमें पीपल और जजेस जो है वो इकट्ठे होकर काम करते हैं और डिस्कशन, परसुएशन और म्यूचुअल कंसेंट से डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम देखें ऑर्गेनाइज कैसे होती है ये,
स्टेट अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो होती है, या हाई कोर्ट के लीगल सर्विसेज कमेटी होती है, या इवन तहसील लीगल सर्विसेज कमेटीज़ जो होती हैं, वो लोक अदालत ऑर्गेनाइज़ करती हैं स्टेट लेवल पर जब भी उनको लगता है सही टाइम है। लेकिन नेशनल लोक अदालत जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पर होती रहती हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर तालुक लेवल पर जो है ये एक ही दिन पर ये लोक अदालत ऑर्गेनाइज होती हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें लोक अदालत कैसे ऑर्गेनाइज के जो मेंबर्स होते हैं उसमें सर्विंग या रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, बाकी वो लोग होते हैं जो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी या फिर हाई कोर्ट या तहसील लीगल सर्विसेज कमेटी के मेंबर हैं, या फिर इसमें मेंबर्स जो होते हैं वो लोक अदालत के, उनको स्टेचुटरी काउंसिल कंसिलिएटरी रोल भी होता है उनके पास। वो सिर्फ परसुएट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो जजमेंट दे रहे हैं, ठीक है, वो प्रेशराइज नहीं कर सकते पार्टीज़ को। तो कॉम्प्रोमाइज़ या सेटलमेंट के बेसिस पर ही जो है वो म्यूचुअल कंसेंट के साथ ही जो है वो डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो अब पावर्स क्या हैं इसके पास, लीगल लोक अदालत के पास। तो इनके पास जुरिस्डिक्शन रहती है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ लेकर आ सके, और कोई भी केस जो कि पेंडिंग है बिफोर द कोर्ट या जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में है उसको लोक अदालत में भी सुना जा सकता है। लेकिन जो इसका डिसीजन होता है उसकी सिविल कोर्ट जैसी एक जो है वो वैल्यू होती है, सिविल कोर्ट के डिक्री जैसी, और फाइनल और बाइंडिंग होता है डिसीजन ऑन ऑल पार्टीज़, और उसके बाद फिर लोक अदालत में दोबारा अपील नहीं की जा सकती, या फिर बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, कोई कोर्ट फ़ी नहीं पे करनी होती। ठीक है, और लोक अदालत एक फोरम है जो कि लोगों ने बनाया है, इंटरेस्टेड पार्टीज़ ने, ताकि लीगल एड जो है लीगल एड प्रोवाइडर्स, पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपनी ग्रीवेंसेस जो हैं वो स्टेट एजेंसीज़ के अगेंस्ट या बाकी सिटीजन्स के अगेंस्ट जो है उसका एक इक्विटेबल रेजोल्यूशन के साथ जो है वो रिजॉल्व कर सकें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एल्डरमैन। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा है कि वो एक वर्डिक्ट सुनाएंगे दिल्ली गवर्नमेंट ने जो चैलेंज किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर को, जिसमें कि 10 एल्डरमैन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में नॉमिनेट करते हैं एलजी, उस डिसीजन के अगेंस्ट जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट सुनाने वाला है। तो एल्डरमैन क्या है? एल्डरमैन का बेसिकली आपको समझ ही आ रहा होगा, ओल्ड मैन से वर्ड निकला है, ओल्डर या फिर एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो होता क्या था कि पहले के टाइम पर किंग के वॉइस रॉयस जो है वो इनको उनको हम कहते थे ये एल्डरमैन, या फिर बाद में ये जो है वो धीरे धीरे म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स में जो ऑफिसर्स होते थे म्यूनिसिपल बॉडीज़ के उनको हम एल्डरमैन कहने लगे। तो अगर हम इंडिया में कंटेक्स्ट में देखें तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो काउंसलर्स होते हैं उनके अलावा एल्डरमैन भी होते हैं, जिनके पास वोटिंग की पावर तो नहीं होती, लेकिन वो हाउस को, जो म्यूनिसिपल कमेटीज़ या वार्ड कमेटी होती है, उनको असिस्ट करते हैं कि वो डिसीजंस ले सकें पब्लिक इंपॉर्टेंस के। तो अगर हम देखें दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957 का, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर है कि वो दिल्ली में 10 इंडिविजुअल्स को जो कि 25 से ऊपर की एज के हैं वो कॉरपोरेशन में नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन इनमें जो है ये स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए या म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सैफरन क्रॉप। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो एराटिक वेदर पैटर्न्स की वजह से कई फार्मर्स कश्मीर में सैफरन फील्ड्स को छोड़कर एप्पल ऑर्चर्ड्स जो है वो उनकी तरफ मूव हो रहे हैं। तो एप्पल ऑर्चर्ड क्या होता है, आई एम सॉरी, सैफरन क्रॉप क्या होता है? तो ये वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट हर्बल स्पाइस है, जिसको हम गोल्डन कॉन्डिमेंट या फिर रेड गोल्ड भी कहते हैं। और इसके जो सीड्स होते हैं वो बल्ब्स उनको कहा जाता है। सैफरन प्लांट जो होता है वो रीजनरेट होता है वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन करते हुए, और ये प्लांट जो है वो नेटिव था ग्रीस या एशिया माइनर रीजन का, बट धीरे धीरे इसको यूरोप, फिर जैसे चाइना और इंडिया में भी कल्टीवेट किया जाने लगा। इंडिया में टोटल जो सैफरन प्रोडक्शन होती है उसमें से 90% सिर्फ कश्मीर से ही आती है। और इसका अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशंस देखें तो 1500 से 2000 मीटर अबव मीन सी लेवल के एलिवेशन पर ये ग्रो किया जाता है। लोमी, सैंडी और कैलकेरियस सॉइल्स में ये इसको चाहिए होती है, और ये एसिडिक सॉइल्स में सबसे बेस्ट ग्रो होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मेकादातु रिजर्वायर प्रोजेक्ट। टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कर्नाटका चीफ मिनिस्टर ने रिसेंटली कहा है कि उनकी गवर्नमेंट रेडी है तमिलनाडु के साथ डिस्कस करने के लिए मेकादातु प्रोजेक्ट को, जो कि कावेरी रिवर पर बनाया जा रहा है। तो मेकादातु प्रोजेक्ट एक मल्टीपर्पज़ ड्रिंकिंग वाटर और पावर प्रोजेक्ट है जो कि कर्नाटका ने प्रपोज़ किया है। और ये जो कावेरी रिवर की जो ट्रिब्यूटरी, और कावेरी रिवर जो है, कावेरी रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी, अर्कावती, उसके कॉन्फ्लुएंस पर कावेरी रिवर के साथ जो कॉन्फ्लुएंस है वहाँ पर ये डैम बनाने का प्रोजेक्ट है।
और इसमें होगा क्या कि 4 TMC जो वाटर होगा वो बेंगलुरु सिटी को दिया जाएगा ड्रिंकिंग वाटर पर्पसेस के लिए, और इसकी कॉस्ट लगभग 14,000 करोड़ पड़ेगी। तमिलनाडु ने लेकिन क्या कहा है कि हम लोअर राइपेरियन स्टेट हैं, और मेकदातु एरिया जो है वो ऐसा एरिया है जो लास्ट फ्री पॉइंट है कर्नाटका में, जहाँ से कावेरी रिवर अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो होती है तमिलनाडु में। अगर आप वहाँ पर भी डैम प्रोजेक्ट बना दोगे तो कर्नाटका बेसिकली इस फ्री फ्लो ऑफ वाटर को रोक सकेगा। तो लोअर राइपेरियन स्टेट का प्रिंसिपल ये है कि कर्नाटका को ये डैम बनाने से पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा तमिलनाडु से, तभी वो इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा पाएगा। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is report on currency and finance. This topic is important for your economy section. So RBI has recently released the report on currency and finance, and this report is saying that India is leading the global digital revolution, and India ranks first in the biometric based identification, that is Aadhaar, and real time payment volume, and it is second in the telecom subscribers, and it is third in the terms of startup ecosystem. In the digital currency arena also, RBI is at the forefront with pilot projects like eRupee, which is the CBDC, and fintechs in India are collaborating with banks and NBFCs so as to facilitate digital credit. So what is the significance of digitalization of finance in India? So we are paving the way for next generation banking, in which loans in the retail segment will be enabled by online payments, and innovative credit assessment models will be made so as to assess the loanee digitally itself. So innovations are also making financial markets more efficient. It is improving the access to financial services, enhancing the impact of DBTs, boosting e-commerce through embedded finance. And RBI has also recently joined the Project Nexus, which enables instant cross-border retail payments by interlinking domestic fast payment systems. Okay, but there are certain challenges as well, like cybersecurity, data privacy, data bias, vendor and third-party risks. Also, there are certain fraudulent apps and mis-selling, which are mis-selling through dark patterns. So human resource challenges are also there. Digitalization may induce human resource challenges in the financial sector. Okay, so that's why it would necessitate strategic investments in upskilling and reskilling. With in terms of remittances, the report is saying that global remittances have increased to $857 billion in 2023, and India is the largest recipient of them. Okay, the cost of sending remittances globally has also decreased over time. If we look at the data 2021, more than half of India's inward remittances were from Gulf countries. And going forward, India is poised to be the world's leading supplier of labor, and this will propel remittances to about $160 billion to India in 2029. So the way forward is that we need to introduce the Digital Personal Data Protection Act of 2023 to fortify the personal protection of personal data in the rapidly evolving digital landscape, and we have to balance regulation with innovation. We cannot allow any of these two to dominate each other. Okay. So the next topic is India Employment Report. This topic is important for your economy section. So India is likely to raise a complaint against the UN agency ILO for its India Employment Report 2024. What is ILO? It was created in 1919 as part of the Treaty of Versailles, and it was part of the League of Nations at that time. And after the formation of UN, in 1946, it became the specialized agency of UN. And of course, it is devoted to the promotion of social justice and internationally recognized human and labor rights. Its headquarters is located in Geneva. So, what is India Employment Report? It is the third in the series of regular publications by the Institute for Human Development on labor and employment issues, and it is undertaken in partnership with ILO. It examines the challenge of youth employment in the context of emerging economic, labor market, educational, and skill scenarios in India. And this report is highlighting the recent trends in the Indian labor market. So, this report is based on the analysis of data from the national sample surveys and periodic labor force surveys from the last 22 years. And as per the report, female labor market participation rate is increasing since 2019, particularly in rural areas. And
there has been a slow and steady transition of the workforce away from agriculture and to the non-farm sectors. Nearly 82% of the workforce engages in the informal sector and nearly 90% is informally employed. India is expected to have a migration rate of around 40% in 2030, and it will have an urban population of about 607 million. Each year, around 7 to 8 million youth are added to the labor force. Youth unemployment is increasing nearly threefold from the year 2000 to 2022, and that's why it has highlighted five key policy areas for further action by India, like job creation, promotion of job creation, improving employment quality, addressing the labor market inequalities, strengthening skills and active labor market policies, and bridging the knowledge deficits on labor market patterns and youth employment. But the central government has criticized this model and said that ILO's model is unsuitable for India, and India's own assessments and data provide a more accurate picture. It has said that there are concerns regarding ILO's data sources, and it has emphasized that the employment generation and improving employability through government initiatives have not been given enough space by the ILO report. So the next topic is Quad. This topic is important for your international relations. So Quad ministerial meeting was recently held in Tokyo, and the foreign ministers of four countries released a joint statement, and they expressed their enthusiasm in the upcoming Quad summit in India in 2024. And of course, they have reiterated their commitment to advancing a free, open, and inclusive Indo-Pacific region. That is a signal towards China. Okay, so what is Quad? It is a group of four democracies: India, US, Australia, and Japan. And the aim is to ensure a free and open international order based on the rule of law in Indo-Pacific region. And after the Indian Ocean tsunami in 2005, India, Japan, Australia, and US created an informal alliance to collaborate on disaster relief efforts. And in 2007, the then Japanese Prime Minister Shinzo Abe mooted the idea of Quad as a formal group. But at that time, due to Chinese resistance, India became reluctant, and this initiative could not move ahead. And after 2017, all four members rejoined negotiations to revive the Quad, and in 2019, it was upgraded to a ministerial level meeting. And 2021 March saw the first ever summit of Quad leaders virtually. And in September 2021 itself, the first in-person meeting of Quad leaders was hosted by the US. So there are still divergences between India and the remaining Quad members, especially with respect to Russia and its war in Ukraine. And there are also bilateral differences between India and US over the recent Pannu assassination plot. So, what are the key highlights of this recent meeting? Ministers have reaffirmed that India will be hosting the Quad Leaders Summit in 2024, and US will be hosting the next Quad Foreign Ministers meeting in 2025. And the participating leaders have expressed that they have a deep concern over the war that is raging in Ukraine. This is a clear reference to Russian invasion of Ukraine. But of course, India was hesitant, and India did not use this statement in its national statement, or use these words in its national statements. But the Quad leaders reaffirmed their steadfast commitment to a free and open Indo-Pacific. So the next topic is Lok Adalat. This topic is important for your governance section and also your polity section. So Supreme Court of India has commenced a special Lok Adalat drive as part of its 70th anniversary celebrations. So what is happening is that from 2 p.m. onwards, first 7 benches of the court have get transformed into Lok Adalat to settle the long pending disputes amicably. This initiative will run until 3rd of August, and the aim is to expedite the resolution of various cases that generally the Lok Adalats here, that is the matrimonial disputes, property disputes, motor accident claims, land acquisition, compensation, and service and labor disputes. So if we look at the background of Lok Adalats, then NALSA, which was constituted under the Legal Services Authorities Act of 1987, had the Chief Justice of India as the patron-in-chief of NALSA. The aim is to organize free legal services to the weaker sections of society and also to organize Lok Adalats. So that's why Lok Adalats have a statutory status. Lok Adalat, as the very name suggests, means people's court, and they are one of the alternative dispute redressal mechanism in India, and they are basically form of
party-based justice in which people and judges work together to resolve problems by discussion, persuasion, and mutual consent so as to provide affordable and timely justice. So, how they are organized? If we look at the state level, then state authority or district authority or the High Court Legal Services Committee or even the Tehsil Legal Services Committee may organize Lok Adalat at such intervals or places as they think fit. But the national Lok Adalats are held at regular intervals, with Lok Adalats held throughout the country on a single day and in all courts from the Supreme Court level to the Taluk levels. So every Lok Adalat is organized for an area, shall consist of a serving or retired judicial officers, other persons as may be specified by the state or district authority or the High Court or Tehsil Legal Services Committee. The persons who decide on the cases in Lok Adalat are called the members of Lok Adalat. They have the role of statutory conciliators only. They can only persuade the parties. Okay, they cannot pressurize or coerce. The entire initiative is on the basis of compromise or settlement, which is reached between the parties. So Lok Adalats have the jurisdiction to determine and to arrive at a compromise or settlement between the parties to a dispute in respect of any case pending before the court, any matter which is falling within the jurisdiction of the Lok Adalat, and the award made by the Lok Adalat is deemed to be a decree of civil court, and this award is final and binding on all parties, and no appeal against such an award lies before any court of law. No court fee is payable when the matter is filed in Lok Adalat, and that's why Lok Adalat has become a forum established by the people or interested parties like the legal aid providers and public spirited individuals, so as to allow ordinary residents to air their grievances against state agencies or even other citizens and seek an equitable resolution. So the next topic is alderman. This topic is important for your polity and governance section. So Supreme Court has recently said that it will soon pronounce the verdict on a plea of the Delhi government challenging the lieutenant governor's power to nominate alderman to the Municipal Corporation of Delhi. So what is alderman? It is a term that originated from the combination of old and man, which means older or experienced person. So it referred to elders of a clan or tribe, but later evolved to denote the king's viceroys, regardless of age. By 12th century, it began to be associated with municipal governments and used to describe officers of municipal bodies. If we look at India, then in India, a general body of a municipality or municipal corporation is composed of elected representatives called councillors. They can nominate experts in their discipline of the city to become members of this body. These nominated members are called the aldermen. Okay, they cannot cast their votes in mayoral elections, and as ward committee members, they only have the right to assist the house in taking decisions of public importance. If we look at the case of Delhi, then Delhi Municipal Corporation Act of 1957 allows the lieutenant governor of Delhi to nominate 10 individuals who are above the age of 25 to the corporation, and these individuals are believed to have specialized expertise or experience in municipal administration. Okay. So the next topic is saffron crop. This topic is important for your environment section. So the erratic weather patterns have led many farmers to convert their saffron fields into apple orchards or to grow mustard crop in Kashmir. So what is saffron crop? It is one of the costliest herbal spice across the globe, and it is popularly known as red gold or the golden condiment. The seeds of saffron are called the corms or bulbs, and this saffron plant, regenerates from the vegetative multiplication of its underground corms. And the saffron plant was actually native to Greece and Asia Minor, but now it is being cultivated in many parts of Europe and China and India. So around 90% of India's saffron production comes from Kashmir only. So if we look at the climatic conditions that are required for the growth of saffron, then it grows at an elevation of 1500 to 2000 meters above mean sea level. It thrives in loamy, sandy, and calcareous soils. It grows best on the acidic soil. Okay. So the next topic is Mekedatu Reservoir Project. This topic is again important for your environment section. So Karnataka CM has recently said that his government is ready to discuss with Tamil Nadu regarding the implementation of Mekedatu project across River Kaveri. So it's a multi-purpose drinking water and power project proposed by Karnataka. And it is proposed at the confluence of Kaveri River with its tributary Arkavati.
and once it gets completed, it will supply over 4 TMC of water to Bengaluru city for drinking purposes, and the estimated cost of completing this project would be around 14,000 crores. But what is the issue here? Because Tamil Nadu is a lower riparian state, it has claimed that this project is against the interest of the state's water requirement, because Mekedatu area represents the last free point in Karnataka from where the Kaveri river flows unrestricted into Tamil Nadu. And if Mekedatu Dam project becomes a reality, then Karnataka would be able to lock this free flow of water. So that's why, because of being a lower riparian state, it has to give its no objection certificate for any project that comes up on the Kaveri river. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.